पायल और नीतू कहने को तो ननंद भाभी थी, लेकिन उनकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। बिजनेस में कुछ नुकसान होने के कारण पायल बहुत गरीब हो गई थी, लेकिन उससे पहले नीतू की शादी एक अमीर घर में हो चुकी थी। एक दिन वो अपनी भाभी को फोन करती है। हेलो ननद जी, कैसी हो आप? घर में सब कैसे हैं? भाभी, मेरे घर में सब ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बताओ, आज तुम्हें अपनी भाभी की याद कैसे आ गई? भाभी, ऐसी बात नहीं है, याद तो आपकी हमेशा ही आती है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए आपको फोन भी नहीं कर पाती। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने घर में खुश रहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको खुश देखकर मैं और आपके भैया दोनों ही बहुत खुश हैं। भाभी, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई। आपकी और भैया की बहुत याद आ रही है। सोच रही हूँ आपसे मिलने के लिए आ जाऊँ। अगर ननद जी यहाँ आ गई तो उनको हमारे हालातों के बारे में पता चल जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी हालत में देखकर उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ननद जी को कुछ भी करके रोकना होगा। वैसे भी इतनी ठंड हो रही है, ननद जी यहाँ आएंगी तो परेशान हो जाएंगी। क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपको मुझसे मिलने का दिल नहीं है क्या? अरे ननद जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे खुद आपकी बहुत याद आ रही है। मैं खुद ही सोच रही थी कि आपसे मिलने ही आ जाऊं। एक काम करिए, आप मत आइए और आपके भैया और मैं आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं। ठीक है भाभी, ये भी ठीक रहेगा। वैसे भी मुझे आप लोगों को एक खुशखबरी भी देनी है। ठीक है, मैं फिर आपके भैया से बात करके आपको बताती हूँ कि हम लोग आपसे मिलने के लिए कब आ रहे हैं। जी ठीक है भाभी, आ जाइए, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। नीतू इतना कहकर फोन रख देती है। अपनी ननंद की बात सुनकर पायल थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी रुपेश वहाँ आता है। क्या हुआ पायल, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या? जी सुनिए ना, वो ननद जी का फोन आया था, वो घर आने की कह रही थी। क्या नीतू घर आ रही है? अरे आप परेशान ना हो, मैंने बात संभाल ली है और उसे घर आने से रोक दिया है। और मैंने उनको कह दिया है कि हम 2-4 दिन में उनसे मिलने के लिए उनके ससुराल में आ जाएंगे। वो भी मेरी बात मान गई। चलो भगवान का शुक्र है। मैं तो डर ही गया था कि कहीं वो यहाँ ना आ जाए, क्योंकि वो जल्दी किसी की बात सुनती नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने एक बार बोला और वो मान गई। वो मान गई, साथ में ये भी बोल रही थी कि हम जल्दी उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि वो कोई खुशखबरी सुनाना चाहती है। अच्छा, ऐसी क्या बात है? क्या खुशखबरी है? बताया क्या उसने? नहीं जी, ये तो नहीं बताया, बस इतना ही बोला कि हम जल्दी उनसे मिलने आए, तभी वो सामने से बताएंगी। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, पहले कहीं से ना पैसों का इंतजाम करता हूँ, फिर हम उससे मिलने चलेंगे, ठीक है? और आगे की बाद में देखी जाएगी। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम एक काम करो, इससे ना नीतू के घर वालों के लिए कुछ सामान खरीद लो, और मैं और पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ जब तक। जी ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। पायल इतना कहकर रसोई में जाती है और देखती है खाने को कुछ भी नहीं होता सिवाय बासी चावल के। वो चावल को तड़का लगाकर रुपेश को खाने के लिए दे देती है और खुद भूखी रह जाती है। रुपेश खा पी कर अपने काम पर चला जाता है। दिन बीतते हैं। पायल और रुपेश जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करके ठाट बाट से नीतू के घर पहुंचते हैं। अपने भैया भाभी को देखकर नीतू बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं आप लोगों को देखकर कितनी खुश हूँ। इस बार आप लोगों ने आने में बहुत समय लगा दिया। क्या करूँ नीतू, ऑफिस में तो समय ही नहीं मिलता, और जब मेरी बहन अपने ससुराल में खुश है तो बार बार आने की क्या जरूरत है मुझे। भाई, मैं कितना भी खुश रहूं, लेकिन अपनों की याद तो आती है ना। हाँ ये तो है, तभी तुम्हारे एक बार फोन करते ही हम तुम्हारे पास तुरंत भाग के आ गए। क्यों पायल, सही कहा ना मैंने? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। तुम पहले ये बताओ कि क्या खुशखबरी देने वाली थी हमें? हाँ, ये तो मुझे भी पूछना था। भैया, आप लोग मामा और मामी बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप सच कह रही हैं ननद जी? हाँ भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। यही खुशखबरी मैं आप दोनों को देना चाहती थी। ये तो सच में बहुत ही खुशी की बात है। नीतू अपने भैया और भाभी का मुंह मीठा करवाती है। नीतू अपने भैया और भाभी के गरीब हालातों से बिल्कुल अनजान थी, जिसके चलते वो अपनी भाभी से सोने का हार मांगती है, जिसे सुनकर रुपेश और पायल
एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तभी नीतू बोलती है, आप लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देखने लगे? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आप लोग मुझे एक सोने का हार नहीं दे सकते? नीतू वो मैं नहीं नहीं ननद जी, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला। हम आपको सोने का हार जरूर देंगे, तुम चिंता मत करो। ये की ना भाभी आपने मेरे मन की बात। भैया, मेरी शादी के बाद आप बहुत कंजूस हो गए हैं। एक भाभी है तभी मुझे कुछ मिल रहा है। अगर ये ना हो तो मुझे लगता है आप मुझे कुछ भी नहीं देने वाले। नहीं नीतू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़े हालातों से मजबूर हैं। हालातों से मजबूर है? भाभी, आप क्या कहना चाहती हैं? अरे वो मेरा मतलब है कि काम में बिजी रहते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं ना, इसीलिए। हाँ, ये सही कहा आपने भाभी। कुछ देर बाद पायल और रुपेश अपने घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद रुपेश दिन रात मेहनत करके अपनी बहन के घर जाने के लिए हुए कर्जे को उतारने में लग जाता है। दिन गुजरते हैं और दोनों अपनी गरीब हालत के चलते रूखा सूखा खाकर गुजारा कर रहे होते हैं। तभी एक दिन रुपेश कांपते हुए घर आता है, जिसे देखकर पायल बोलती है, जी आप इतना कांप क्यों रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं पायल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बाहर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है ना, तो मुझे जैकेट लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरी जैकेट बहुत हल्की हो चुकी है और कई जगह से फट भी चुकी है। तो आप लेते क्यों नहीं हो? इतनी ठंड में फटी जैकेट पहनकर दिन रात काम करोगे तो ठंड तो लगेगी ही। नई जैकेट के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब ले लूँगा। तुम अभी थोड़ा सा आग जला दो ताकि मैं हाथ पाँव सेक सकूं। जी ठीक है, अभी जलाती हूँ। पायल जल्दी से आग जलाती है। रुपेश अपने हाथ पैर सेकता है, तब उसे थोड़ी राहत मिलती है। कुछ ही दिन और बीतते हैं। इस बार पायल और रुपेश को नीतू से मिले हुए महीनों गुजर जाते हैं, जिस पर नीतू खुद अपने मायके जाने के लिए तैयार होती है। नीतू किसी को बिना बताए अपने घर के लिए निकल जाती है। अपने बंगले पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके भाई को ये बंगला छोड़े हुए कई साल हो चुके हैं और अब वो एक बस्ती में रहते हैं। नीतू बस्ती की तरफ, जहां वो अपने भाई को लोगों की गाड़ियां धुलते हुए देखती है, तभी वो अपनी गाड़ी से उतरती है। उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। भैया, आप इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हैं? तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे यहाँ का पता किसने दिया? भैया, आपको क्या लगा कि आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा? तो ये कारण था कि जिसकी वजह से आपने मेरी शादी के बाद कभी घर में नहीं आने दिया। तू अंदर चल के बैठ, बाहर बहुत ठंड है। तू वैसे ही प्रेग्नेंट है, कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो जाए। चल चल। ननद जी, आप यहाँ? भाभी, शादी के बाद आप लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि अपनी गरीबी के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा, और इतनी ठंड में आप लोग ऐसे दिन काट रहे हैं। हम आपको बस परेशान नहीं करना चाहते थे, और कोई बात नहीं ननद जी। तुम्हारे घर में रहना ही ठीक है। नहीं, मैं अपने मायके रहने आई हूँ, तो जैसे आप लोग रहते हैं मैं भी वैसे ही रहूंगी। तुम यहाँ नहीं रह पाओगी। तुम इस हालत में यहाँ कैसे रहोगी? रहे तो आप लोग भी नहीं है ना, फिर भी आप लोग रह रहे हैं ना, मैं भी वैसे ही रह लूंगी। नीतू किसी की बात नहीं सुनती और गर्भवती होने के बाद भी वो अपने भाई और भाभी के साथ बिना किसी सुख सुविधा के उनके साथ कुछ दिन रहती है, जो चीज पायल और रुपेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो जैसे तैसे करके नीतू को उसके ससुराल वापस भेज देते हैं। लेकिन नीतू से अपने भाई भाभी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, जिसके चलते वो अपने पति से कहकर अपने घर और ऑफिस को खरीदकर अपने भाई को वापस कर देती है, जिसके बाद दोनों के हालात फिर से पहले जैसे हो जाते हैं और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मोहिनी बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपनी अदाओं से किसी को भी घायल कर देती थी। मोहल्ले के सभी लड़के उसके दीवाने थे और उसको पाने के लिए नए नए तरकीब लाया करते थे। ऐसे ही एक दिन मोहिनी बालकनी में खड़ी होकर अपने बालों को बना रही होती है
और नीचे से उसे एक लड़का ताड़ रहा होता है। उस लड़के को देखकर मोहिनी और भी ज्यादा इतराने लगती है कि तभी मोहिनी की माँ कमला वहाँ आ जाती है और उससे बोलती है, अरे ये सब क्या चल रहा है? और ये लड़का कौन है जो तुझे ऐसे ताड़ रहा है? और तू भी कुछ कम नहीं है। जब तुझे दिख रहा है ये लड़का तुझे ताड़ रहा है तो इसे तू अपनी अदाएं दिखा रही है। क्या माँ, तुम भी कुछ भी कहती हो। और वो तो मैं अपने बाल बना रही हूँ यहाँ खड़ी होकर, और मुझे कोई देख रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ तू कर ले तुझे जितने नैन-मटक्के करने हैं, लेकिन शादी तो मैं तेरी अरेंज ही करवाऊंगी, और अब जल्दी ही करवाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है और कमला अपनी बेटी की शादी विकास नाम के लड़के से करवा देती है। मोहिनी अब शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। विकास को मोहिनी बहुत पसंद थी। विकास शादी के बाद मोहिनी को पहली बार घुमाने लेकर आता है। विकास मोहिनी को लेकर आगरा जाता है और उसके हाथों में हाथ डाले घूम रहा होता है कि तभी उसके बगल में एक आदमी आ जाता है और वो उसे देखकर उससे बोलता है, अरे भाई, किस मंदिर में जाकर माथा टेका था जो तुझे इतनी सुंदर बीवी मिली? अरे हमें भी बता दो, हम भी मत्था टेक आए, कुछ भला इस गरीब का भी हो जाए। मोहिनी अपनी आंखों को मटकाते हुए उससे बोलती है, क्या भैया, आप भी कुछ भी बोलते हो, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ। आप भी ये क्यों कह रहे हैं? लेकिन भैया, हमारी अरेंज मैरिज हुई है। चलो मोहिनी यहाँ से, पता नहीं ये क्या बोले जा रहा है। तुम इनकी बातों पर गौर मत करो। कुछ दिनों बाद मोहिनी और विकास घर आ जाते हैं और एक दिन मोहिनी घर के बाहर खड़े सब्जी वाले से कुछ सब्जियां खरीद रही होती है। मोहिनी कुछ सब्जियों को तुलवाती है और सब्जियों का थैला लेकर आगे बढ़ जाती है। सब्जी वाला मोहिनी को आवाज देते हुए उससे बोलता है, अरे भाभी जी, सब्जी तो आपने सब ताजी ताजी लेकर अपने थैले में भर लिया, लेकिन इन सब्जियों के पैसे कौन देगा? भाभी जी, सब्जी के पैसे तो देती जाओ। मोहिनी अपने कमर को मटकाती हुई उस सब्जी वाले के पास जाती है और उससे बोलती है, क्या भैया, अब आप मुझसे भी पैसे लोगे? भाभी भी कहते हो और पैसे भी मांग रहे हो। भाभी को चीजें लोग मुफ्त में देते हैं और तुम हो कि पैसे मांग रहे हो। अरे भाभी, आप बुरा मान गई। चलो कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं होंगे, कोई नहीं, जब आप देना चाहे तब दे देना। सब्जी वाला ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी सब्जी के ठेले के पास मोहल्ले का पिंटू आता है, जो मोहिनी भाभी का बहुत बड़ा दीवाना होता है। वो भाभी के पास जाकर उससे बोलता है, अरे भाभी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आपके पास पैसे नहीं हैं और बिना पैसे के ही सब्जी लेकर जा रही हैं। लेकिन भाभी, आप एक बार मुझे तो बताती। हाँ पिंटू, पैसे तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने बाद में दे दूंगी पैसे। क्या भाभी जी, कर दी ना आपने दिल दुखाने वाली बात। जब मैं कह रहा हूँ ना कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ पैसे देके। भाभी जी, आप भी सब्जी लीजिए और पैसे मैं दे दूंगा। बोलिए, कितने पैसे हुए? पिंटू सब्जी वाले को पैसे देता है। मोहिनी एक बार फिर अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना देती है। समय यूं ही गुजरता है। ऐसे ही एक बार मोहिनी का पति विकास काफी समय से अपना बिजली का बिल नहीं भर रहा होता है। तभी बिजली विभाग से कुछ लोग मोहिनी के घर आते हैं, जो उसके घर पर आकर लगे मीटर की तार को सीढ़ियों पर चढ़कर काट रहे होते हैं। तभी मोहिनी अपनी कमर को मटकाती हुई वहां आती है और अपने बालों के लटों को अपनी उंगलियों से घुमाते हुए बिजली विभाग के लोगों के पास जाकर उनसे बोलती है, अरे भैया, क्या कर रहे हैं? हमारी बिजली क्यों काट रहे हैं? अगर आप हमारी ये बिजली काट देंगे तो हम रहेंगे कैसे इस गर्मी में? इतनी गर्मी पड़ रही है, हाय हाय, हम तो मर ही जाएंगे। अरे मैडम, पहले तो आप ये इतराना बंद कीजिए और आपकी ये अदाएं ना हमारे सरकारी कर्मचारियों पर को नहीं चले। और बिजली इसलिए काटती है क्योंकि आपके पति ने बिजली का बिल नहीं भरा। अरे पैसे आ जाएंगे तो बिजली भी आ जाएगी। अपनी बहू की आवाज सुनकर मोहिनी की सास विमला वहां आती है और अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, अरे क्या, जब देखो तब बल खाती रहती है, और ये सब कौन है? अरे ताई, हम लोग बिजली विभाग से हैं और आपके घर की बिजली काटन आए हैं। अरे बिजली का बिल नहीं भरा आपने इतने टाइम से। अरे बेटा, ऐसा नहीं कर, मुझे कुछ दिन का समय दे, मैं जल्दी ही सारा पैसा भर दूंगी। बेटा, मैं तेरी माँ की उम्र की हूँ,
इस गर्मी में बिना लाइट बिना पंखे के मैं कैसे रहूंगी। बेटा थोड़ा तरस खा ले। अरे ताई, तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। अरे इस चक्कर में बिजली नहीं काट रहा। और जैसी तेरी बहू की अदाएं है ना, अरे इब के इब काट दूं मैं बिजली। इतना कहकर बिजली विभाग के लोग बिना बिजली काटे वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विमला अपनी बहू मोहिनी के पास जाती है और उसके पास जाकर उससे बोलती है। देखा बहू कैसे बात की जाती है और कैसे वो बिजली वाला मेरी बातों को मान गया और बिजली को बिना काटे चला गया। माँ जी, आप कहना क्या चाहती हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती? अरे बहू, अभी तक तूने कुछ काम ठीक किया है जो तू ये पूछ रही है? और एक बात और सुन ले मेरी बहू, ये जो अदाएं दिखा दिखा कर लोगों से तू बात करती है ना, इसको बंद कर ले। तूने देखा ना कैसे उस बिजली वाले से बात की मैंने, और तुझे भी हर जगह अपनी ये अदाओं को दिखाने की जरूरत नहीं है। बिना अदाएं दिखाए भी कुछ काम कर लिया कर। ओफो माँ जी, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती हो। आपको तो पता है ना मैं कितनी सुंदर हूँ, और लोग खुद ही मेरे पीछे पागल हैं। मुझे इन अदाओं को दिखाने की जरूरत नहीं है। एक दिन मोहिनी अपने लिए साड़ी खरीदने एक दुकान पर जाती है और दुकान के अंदर जाने के बाद दुकानदार उसको कई तरह की अच्छी अच्छी और महंगी साड़ियाँ दिखाने लगता है। तभी मोहिनी को एक लाल कलर की महंगी सी साड़ी पसंद आ जाती है। वो उस साड़ी को उठाकर दुकान वाले के पास जाती है और उससे कहती है, भैया ये साड़ी कितने की है? मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं ये पहनकर देख सकती हूँ? मैम ये लाल साड़ी तो 5,000 की है, और हाँ आप इसे यहाँ पहनकर देख सकती हो। मोहिनी वहीं अपने ऊपर साड़ी को लगाकर देखने लगती है। दुकानदार मोहिनी की सभी हरकतों को नोटिस कर रहा होता है और मोहिनी को भी पता होता है कि दुकानदार उसे देख रहा है, और वो तभी अपना पल्लू सरका लेती है और हमेशा की तरह वहाँ भी अपनी अदाएं दुकानदार को दिखाने लगती है। ये सब देख दुकानदार उसके पास जाता है और मोहिनी से कहता है, मैम आप इतनी सुंदर हो और आपके ऊपर ये लाल साड़ी, ओहो कसम से जानलेवा लग रही हो मैम आप इस लाल साड़ी में। मैम क्या आप मेरे दुकान में काम करोगी? आप इतनी खूबसूरत हो, बस आपको ये महंगी महंगी साड़ी कस्टमर को पहनकर दिखानी होगी। तभी दुकानदार टेबल से एक साड़ी उठाता है और मोहिनी को जबरदस्ती पहनाने के बहाने उसे छूने लगता है और उसकी कमर और गले पर अपने हाथ फेरने लगता है। मोहिनी को दुकानदार का इस तरह से छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मोहिनी दुकानदार को पीछे हटाते हुए उससे गुस्से में बोलती है, ये क्या कर रहे हो? दूर हटो, मुझे किस तरह से छू रहे हैं आप? अरे मैम क्या हुआ? आप भी तो इसीलिए आई हो ना यहाँ पर, और आपकी अदाएं और आपकी ये खूबसूरती। मोहिनी उसको धक्का देती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उस भीड़ को देख मोहिनी रोने लगती है। इतने में मोहिनी की सास जो किसी काम से वहाँ से गुजर रही थी, तभी वो भी वहाँ आ जाती है और अपनी बहू को वहाँ से घर ले जाती है। घर जाने के बाद उसकी सास उसके पास आकर बैठती है और उसे संभालते हुए उससे कहती है, क्या हुआ बहू, ठीक तो है? क्या हुआ बहू, बोलना। बहू चुप क्यों है, रो क्यों रही है? माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। हुआ क्या है बहू, आखिर बता दो। माँ जी, आज मुझे मेरी ये अदाएं दिखाने वाली आदत एक दरिंदे का शिकार बनाने वाली थी। भगवान ने मुझे उस दरिंदे से बचा लिया। माँ जी मैं गलत थी, जब मैंने कभी आप लोगों की बात नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कोई बात नहीं बहू, तू सही सलामत घर आ गई, भगवान का शुक्र मना। देर से ही सही, पर तुझे तेरी गलतियों का एहसास तो हो गया ना। और बहू तूने ये सुना है ना, जब जागो तब सवेरा। सुनंदा घर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन उर्मिला उसकी पास आती है और कहती है, अरे सुनंदा, अब तो मोहल्ले वाले भी बात बनाने लग गए हैं। अब तो कुछ सोच ले। सोचना क्या है, और मोहल्ले वाले किस बारे में बातें बना रहे हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यही कि तेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है और तूने अब तक शादी नहीं करवाई। अरे जब तेरी बेटी की उम्र निकल जाएगी
तब तो उसकी शादी करवाएगी क्या? अपनी बेटी के बारे में कुछ तो सोच। अपनी बेटी के बारे में सोचकर ही तो मैं अब तक उसकी शादी नहीं करवा रही, वरना तो मैं कब की उसकी शादी करवा देती। लड़कों की कमी थोड़ी है, लेकिन किसी भी अरे गहरे को अपनी बेटी थोड़ी सौंप दूंगी। जब लड़कों की कमी नहीं है तो उन लड़कों में से ही एक लड़का तुझे अपनी बेटी के लायक नहीं मिल रहा है क्या? देख पड़ोसन हूँ, तेरा ही भला चाहती हूँ। मेरी मान तो इस साल अपनी बेटी की शादी करवा दे। मैं तो ऐसा लड़का ढूंढ रही हूँ जिसकी सरकारी नौकरी हो। अरे सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल जाए फिर तो मेरी बेटी और मैं दोनों की जिंदगी आराम से संवर जाएगी। सरकारी दामाद के चक्कर में कहीं अपनी बेटी को जिंदगी भर न बैठाना पड़ जाए। ज्यादा उम्र हो जाने के बाद सरकारी नौकरी वाला लड़का तो क्या, आम लड़का भी शादी के लिए हाँ ना करे। तुम लोग तो चाहते ही यही हो कि मेरी बेटी खुश ना रहे, लेकिन देख लेना मैं भी अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर ही रहूंगी और तब सबके मुंह पर अपने आप ताले लग जाएंगे। मैं तो तुम दोनों माँ बेटी की भलाई के लिए ही बोल रही थी, लेकिन अब तूने सोच ही यही लिया है कि सरकारी नौकरी वाला दामाद ही मिले तो ढूंढती रहे। अगर मिल जाए तो बधाई हो और ना मिले तो राम राम। उर्मिला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुनंदा को तो बस अपनी बेटी की एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करनी थी, इसीलिए वो अब तक जितने भी लड़कों के रिश्ते आते मना कर रही थी। कुछ दिनों बाद सुनंदा की बेटी प्रतीक्षा अपनी जॉब से घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी सुनंदा उसके पास जाती है और पानी का ग्लास देते हुए सुनंदा अपनी बेटी से कहती है, मैं तो परेशान हो गई तेरी शादी के बारे में सोच सोच कर। पता नहीं कब तेरी शादी होगी। एक अकेली माँ हूँ, जितनी ज्यादा समय तक तुझे घर में बिठा कर रखूंगी उतने ही लोग मुझे ताने देंगे। माँ आप ना खामखा ही इतनी चिंता कर रही हो। अरे जब मैं बोल रही हूँ आप चिंता मत करो, तो क्यों इतनी फालतू की टेंशन ले रही हो? मेरी शादी हो जाएगी, आप भी ना माँ। शादी कहाँ से होगी? कोई अच्छा लड़का मिले तब तो शादी होगी ना। माँ मैंने अपने लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, आपको भी जरूर पसंद आएगा वो। क्या तूने अपने लिए लड़का देख लिया है? तुझे पता है ना मैं अपनी ही जात बिरादरी में तेरी शादी करवाऊंगी। तूने जो भी लड़का देखा है उसे भूल जा, कुछ नहीं होने वाला तेरा उसके साथ। माँ अभी तक तो आपको बड़ी चिंता सता रही थी कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, और जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैंने अपने लिए लड़का देख लिया है तो आप मना कर रही हो। माँ मैंने भी बोल दिया है कि मैं शादी करूंगी तो उससे ही। ठीक है फिर मैं भी देखती हूँ कि तू शादी करेगी कैसे। माँ लड़की की सरकारी नौकरी है, आपको तो सरकारी नौकरी वाला ही दामाद चाहिए था ना। क्या सरकारी नौकरी है लड़की की? तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप सुनना ही कहाँ चाहती थी कुछ। लड़के की सरकारी नौकरी है, वो भी पुलिस में। अब बताओ, अब भी आपको मेरी और उस लड़की की शादी से कोई एतराज है? नहीं नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा है एक काम कर, कल तू उस लड़के को घर बुला लियो। और वैसे भी अब काफी देर हो गई है तेरी शादी में, अब तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। सुनंदा को जैसे ही पता चलता है कि प्रतीक्षा ने एक सरकारी नौकरी वाले लड़के को पसंद किया है तो सुनंदा तुरंत भूल जाती है कि उसकी जात क्या है और वो शादी के लिए मान भी जाती है। अगले दिन प्रतीक्षा अपने बॉयफ्रेंड सुमित को अपनी माँ से मिलवाने घर पर बुलाती है। सुनंदा, सुमित और प्रतीक्षा बैठे होते हैं। तभी प्रतीक्षा कहती है, माँ यही है सुमित जिससे मैं प्यार करती हूँ। माँ हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी है। और वैसे भी तुम्हारी सरकारी नौकरी है तो तुम तो मेरी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखोगे ना। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। माँ लेकिन सुमित का कहना ये है कि अभी हम शादी नहीं कर सकते। वो क्या है ना, हम 1-2 साल बाद ही शादी करना चाहते हैं। आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं है इससे। अरे परेशानी कैसे नहीं होगी, शादी को ऐसे टाल नहीं सकते। शादी इसी हफ्ते होनी है और ये बात पक्की है। सुमित बेटा तुम अपने घर वालों को बता दो, ठीक है ना? माँ आप क्यों जिद कर रही हो? अरे अब तो रिश्ता भी तय हो गया है, शादी आज करे या 1 साल बाद क्या फर्क पड़ता है? अब तो आपको आपका दामाद मिल ही गया है ना। अब इसे मैं कैसे बताऊं कि जिस सरकारी नौकरी वाले दामाद की मुझे इतनी इच्छा थी वो मिल जाने के बाद अब मैं एक दिन की भी शादी में देरी नहीं कर सकती हूँ। आज लड़का हाँ कर रहा है शादी के लिए, कल को क्या पता इसका मन बदल गया तो। आंटी जी अभी मेरे परिवार वाले यहाँ है नहीं, उन्हें आने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे और शादी में इतनी जल्दबाजी करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और हाँ प्रतीक्षा सही बोल रही है। तो क्या हुआ सुमित बेटा, 2 दिन की बात तो और है, हम 2 दिन इंतजार कर लेंगे और तुम्हारे परिवार वालों के आते ही हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। बस शादी में देर नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। लेकिन आंटी हमारी बात तो सुनो।
मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैंने बोल दिया कि शादी इसी हफ्ते होनी है तो बस इसी हफ्ते होनी है। सरकारी नौकरी तो है आपके पास, और अब एक और पद की खुशी स्वीकार करो ना बेटा, दामाद का पद। सुनंदा इतना बोलकर दोनों को कुछ नहीं बोलने देती और शादी तय कर देती है। एक हफ्ते के अंदर ही सुनंदा अपनी बेटी और सुमित की शादी करवाती है। शादी करके जैसे ही प्रतीक्षा को विदा करती है, तब जाकर सुनंदा को थोड़ी चैन की सांस आती है। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए सुमित प्रतीक्षा को लेकर आता है। जैसे ही वो दोनों साथ में घर आते हैं, तुरंत सुनंदा अपनी पड़ोसन उर्मिला को बुलाती है और बोलती है, ये देख उर्मिला, ये है मेरा सरकारी नौकरी वाला दामाद। बहुत बोलती थी ना तू कि नहीं मिलने वाला ये वो, ना जाने क्या क्या बोलती थी। अब बोल, अब क्यों तेरी जुबान पर ताला लग गया? अरे मैं ये कब बोलती थी कि सरकारी नौकरी वाला दामाद नहीं मिलेगा? मैं तो बस तेरी ही भलाई के लिए बोलती थी, लेकिन तूने ही हमेशा से मेरी बातों का गलत मतलब निकाला। अब इसमें मेरी क्या गलती? अब मेरा दामाद सरकारी नौकरी वाला है ना, इसलिए क्या ही बोल सकती है तू। सुमित, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? भूख लगी होगी ना तुम्हें? नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं लग रही है। मैं घर से खाना खा कर ही आया था। आप प्रतीक्षा से पूछ लो, शायद उसने खाना नहीं खाया था। प्रतीक्षा, तुम कुछ खाओगी? अरे प्रतीक्षा तो अपनी माँ के घर ही आई है, कुछ खाना हो तो खुद बनाकर खा लेगी। आप तो शादी के बाद पहली बार आए हो, सरकारी नौकरी है आपकी, आप बस हुक्म करो क्या खाना है, वो बनेगा आपके लिए। अरे बस भी कर सुनंदा, जानती हूँ मैं कि तेरा दामाद सरकारी नौकरी वाला है, लेकिन अपनी बेटी को भी थोड़ा पूछ ले, वो भी शादी के बाद पहली बार आई है तेरे घर। हाँ मम्मी जी, आंटी जी सही बोल रही हैं। शादी के बाद पहली बार आई है, लेकिन यहीं पर पैदा हुई है, बड़ी हुई है, यहाँ का तो सब पता है उसे। अब मैं उसे भी कुछ पूछूं क्या? यहाँ तो मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद पहली बार आए हैं, उनकी खातिरदारी होनी चाहिए। माँ को उनका सरकारी नौकरी वाला दामाद तो मिल गया, अब उन्हें दूसरों से क्या लेना देना। वो तो अपने सरकारी नौकरी वाले दामाद के साथ इतनी खुश दिख रही हैं। क्यों माँ? और नहीं तो क्या। और आप सब लोग अपना अपना काम करो ना, मुझे अपने दामाद की खातिरदारी करने दो। सुनंदा तो अपनी बेटी की शादी होने से ज्यादा अपने दामाद की सरकारी नौकरी से खुशी मना रही थी, और सुनंदा का सपना पूरा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।